चलो अब ठीक है, तो आज हम लोग को स्टार्ट करना है एनर्जी कैलकुलेशन। आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? एनर्जी कैलकुलेशन। सबसे पहले बाबू हम लोग समझते हैं कि एटम में इलेक्ट्रॉन के पास कितना तरह का एनर्जी होता है, यानी यहाँ पे हम लोग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे। तो ये है मेरा न्यूक्लियस, ठीक है, ये है मेरा सेल और ये है मेरा इलेक्ट्रॉन। बात क्लियर है? ठीक है। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन का बात करें तो देखो ये प्लस चार्ज है और ये क्या है? माइनस चार्ज, यानी दो यहाँ पे अपोजिट चार्ज दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो दो अपोजिट चार्ज के बीच में एक एनर्जी जनरेट होता है जिसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रॉन के पास जो एक प्रकार का एनर्जी होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। और ये किसके इक्वल होगा? तो ये होता है माइनस ZE² बाई आर के इक्वल। बात क्लियर है? ठीक है, माइनस ZE² बाई क्या होगा? आर। माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा। बात समझे? ठीक है। नेक्स्ट, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस के चारों तरफ कॉन्स्टेंटली घूम रहा है, हाँ या ना? अब तुम लोग ये चीज फिजिक्स में पढ़े होगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है, मोशन में होता है, तो उसके पास में कौन सा एनर्जी होता है? काइनेटिक एनर्जी। कौन सा एनर्जी होता है? काइनेटिक एनर्जी। यानी इसके पास एक और प्रकार का एनर्जी होगा सर जिसको हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। और जो काइनेटिक एनर्जी होता है बच्चे वो होता है हाफ mv² के इक्वल। ये किसके इक्वल होता है? हाफ mv²। बात समझ आया? ठीक है। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी का बात करें, इलेक्ट्रॉन का क्या चीज का बात करें? टोटल एनर्जी। तो बाबू इलेक्ट्रॉन का जो टोटल एनर्जी होगा वो किसके इक्वल होगा बताओ? तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अरे हाँ या ना? अब बच्चे अगर हम काइनेटिक एनर्जी का बात करें, किसका बात करें? काइनेटिक एनर्जी, तो ये हाफ mv² के इक्वल है, हाँ या ना? और वही अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस ZE² बाई आर के इक्वल है, हाँ या ना? वैसे यहाँ पे एक और k भी होता है, k कांस्टेंट होता है, तो उसको हम लोग CGS सिस्टम में 1 मान करके चलते हैं, इसी वजह से यहाँ पे हम लोग k को नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं। बात क्लियर है? ठीक है। अब हम थोड़ा सा याद कराना चाहते हैं, जब आप लोग को बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा रहे थे तो वहां पे एक इक्वेशन सिखाए थे, याद है? फोर्स बैलेंस इक्वेशन कहते थे, ठीक है। फोर्स बैलेंस इक्वेशन क्या था बाबू? फोर्स बैलेंस इक्वेशन था KZE² बाई क्या था? R² इज इक्वल टू mv² बाई क्या हो जाएगा? R। यहां से भी k को 1 मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? तो हटा दो k को, तो यहां से ZE² बाई R² इज इक्वल टू mv² बाई R। अरे हाँ या ना? सर यहाँ से R और R कटेगा कि नहीं कटेगा? तो यहां से जो mv² है वो बेसिकली ZE² बाई R के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो हम यहां से ऐसा कर सकते हैं कि mv² के जगह में ZE² बाई R लिख दे। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो चलो तो लिख करके देखते हैं तो क्या आता है। अगर सर हम टोटल एनर्जी का बात करें तो टोटल एनर्जी यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे अगर हम बात करें तो टोटल एनर्जी का वैल्यू का अगर हम बात कर ले तो टोटल एनर्जी का वैल्यू देखना क्या आने वाला है, ठीक है। हाफ mv² के जगह में हम क्या लिख लेंगे बताओ सर? ZE² बाई क्या लिखेंगे? R। प्लस इंटू माइनस तो माइनस ही हो जाएगा बच्चा। यहाँ पे ZE² बाई R होगा कि नहीं होगा? अब ये अलग टर्म है और ये अलग टर्म है, यहां से कुछ कॉमन निकल सकता है, अरे हाँ या ना? क्या कॉमन निकल सकता है सर? ZE² बाई R। ये कॉमन निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो यहां से बच रहा है 1/2 माइनस 1। अरे हाँ या ना? अब यहां से अगर हम बात करें ZE² बाई R, ठीक है, यहां से एलसीएम ले लेंगे तो 2 आएगा क्या? 1 माइनस 2 आएगा क्या? -1 माइनस 2 माइनस 1/2 आएगा कि नहीं आएगा? तो सर यहां से जो टोटल एनर्जी है वो किसके इक्वल आ रहा है? -1/2 ZE² बाई R। बात समझे या नहीं समझे? अब देखो यहां पे तुम ये भी बोल सकते हो, तुमको पता है ZE² बाई R mv² के इक्वल होता है, तो आप टोटल एनर्जी को इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां से -1/2 और यहां पे क्या लिख सकते हो? mv²। बोलो इसमें किसी को कोई दिक्कत उक्कत? अब ये था तुम्हारा टोटल एनर्जी निकालने का जनरल फॉर्मूला, बट इस फॉर्मूला में प्रॉब्लम क्या है? देखो आपको एनर्जी जब कैलकुलेट करने के लिए देगा ना तो एटम का नंबर दिया हुआ रहता है, यानी एटॉमिक नंबर दिया हुआ रहेगा और ऑर्बिट का नंबर दिया हुआ रहेगा। बट इस फॉर्मूला से अगर तुमको रेडियस एनर्जी निकालना है तो पहले तुमको रेडियस कैलकुलेट करना होगा, फिर उस रेडियस का वैल्यू को रखना पड़ेगा, तब जाकर के आप एनर्जी निकाल सकते हो। काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा।
तो हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करने का कोशिश करते हैं। बात समझे? ठीक है, देखो सिंप्लीफाई करते हैं, और आप सबको याद होगा रेडियस निकालने का जनरल फॉर्मूला, ऑलरेडी हम लोग रेडियस कैलकुलेशन सीख चुके हैं। तो रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या था बच्चे बताइए? एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर एम के को हटा दे रहे हैं, एम जेड ई स्क्वायर। था या नहीं था? तो आर के जगह में ये वैल्यू हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? अरे हाँ या ना? तो यहां से जो टोटल एनर्जी आ जाएगा बच्चा वो 1/2 जेड ई स्क्वायर। ठीक है, आर के जगह में क्या लिख सकते हैं बोलिए? एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहां पे ये ऊपर चला जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर। अरे किसी को कोई दिक्कत है इसमें? अब देखो जो कटने लायक है बाबू, ये 2 से कटेगा या नहीं कटेगा? और यहां पे देखो कुछ कटने लायक है नहीं है, और कुछ कटने लायक है क्या? नहीं ना। तो देखो तो टोटल एनर्जी क्या आ रहा है? माइनस का साइन मत भूलना। ठीक है, यहां से है 2, बात क्लियर है? ठीक है, यहां से आ जाएगा पाई स्क्वायर। देखो अब अगर बात करोगे तो यहां से अगर देखोगे तो यहां पे m ही रहेगा। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा m। बात क्लियर है? ठीक है, z इंटू जेड क्या हो जाएगा? जेड स्क्वायर, ई का स्क्वायर इंटू ई का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ई का पावर 4 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर। आया या नहीं आया? ठीक है, तो ये मेरा टोटल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है। अब तुम लोग कहोगे सर इससे अच्छा ना यही फॉर्मूला था, कम से कम ये फॉर्मूला में हमको रेडियस निकालना पड़ता। चलिए निकाल लेंगे, बट कम से कम ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। ये फॉर्मूला हमको याद ही नहीं होगा तो हम इससे क्या एनर्जी निकालेंगे? आप इसको आसान करने के बजाय हम लोग के लिए और टफ कर दिए। बट हम फिर से क्या कहेंगे, थोड़ा सा धैर्य रखिए, इसको और सिंप्लीफाई हम लोग करके देखते हैं। अब अगर हम थोड़ा यहाँ पे ध्यान दें, थोड़ा सा ध्यान देना है, यहां पे अगर बात करोगे तो 2 कांस्टेंट है या नहीं है? पाई कांस्टेंट है कि नहीं है? m कांस्टेंट है कि नहीं है? z एटॉमिक नंबर को बता रहा है। क्या एटॉमिक नंबर कांस्टेंट हो सकता है? अलग अलग एटम के लिए अलग अलग होगा या नहीं होगा? बाबू E तो चार्ज को बता रहा है, क्या अलग अलग इलेक्ट्रॉन का चार्ज अलग अलग होता है जी? कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा? n तुम्हारा ऑर्बिट को बता रहा है, क्या हर केस में ऑर्बिट सेम हो सकता है? n कांस्टेंट की वेरिएबल, वेरिएबल की कांस्टेंट, वेरिएबल यानी चेंज करेगा। h प्लैंक्स कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये भी क्या होगा? कांस्टेंट। तो हमको क्या देखने के लिए मिला? सर जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर को अगर छोड़ दिया जाए ना तो सब तो कांस्टेंट ही है, सबका वैल्यू पहले से फिक्स होगा। तो हम हर क्वेश्चन के लिए क्यों वैल्यू रख करके सॉल्व करें? पहले ही इसको रख करके सॉल्व कर लेते हैं, और एक जो भी वैल्यू आएगा उसको याद कर लेंगे। अरे हाँ या ना? तो सारा कांस्टेंट वैल्यू को यदि हम सब्स्टिट्यूट कर दें, सब्स्टिट्यूटिंग, ठीक है, एक मिनट, सारा कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग क्या कर देते हैं? सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग ऑल द कांस्टेंट वैल्यू, ऑल द कांस्टेंट वैल्यू। तो यदि हम लोग सारा कांस्टेंट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दे तो एनर्जी निकालने का क्या फॉर्मूला मिल रहा है? सोचो जरा। तो उस केस में एनर्जी निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला ये मिल रहा है। ठीक है, -13.6 जेड स्क्वायर बाई क्या? एन स्क्वायर। ये है मेरा एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। अब हम तुम लोग को बताए थे एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए तुमको z और n का वैल्यू ही दिया हुआ रहता है। अब देखो यहां पे अगर तुम बात करोगे z और n का वैल्यू अगर रखेंगे तो एनर्जी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे कोई दिक्कत है इसमें? बस ये मेरा एनर्जी निकालने का फॉर्मूला हो गया। ये माइनस का साइन है तो थोड़ा सा अलग लग रहा है, इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। सभी बच्चे आंसर करेंगे। z जो है वो क्या चीज को बता रहा है बताइए? एटॉमिक नंबर। अरे हाँ या ना? चलो ठीक है, n क्या चीज को बता रहा है सर? ऑर्बिट नंबर को। क्या चीज को? ठीक है, अब सवाल यह है कि यहां से जो एनर्जी निकलेगा उसका यूनिट क्या होगा? तो सर यहां से जो एनर्जी निकलने वाला है ना उसका यूनिट होगा ईवी। क्या होगा? ईवी यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होगा? बोलो, किसी को कोई दिक्कत है इसमें? अब तुम कहोगे कि सर मान लीजिए कि हम कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, और वो एमसीक्यू प्रॉब्लम है और वहां पे हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर दिया ही नहीं है, जूल में दिया हुआ है, तो क्या आप लोग घबराओगे उस केस में? क्यों नहीं घबराओगे?
क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर आपको एनर्जी पता है तो हम आपको पहले ही सिखा चुके हैं उसको जूल में बदलते कैसे हैं। अरे हाँ या ना? बताइए सर, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 जूल। अरे कोई दिक्कत है इसमें? बस कहानी खत्म। ठीक है, तो यानी चाहे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोले चाहे आपको एनर्जी जूल में निकालने बोले, आपको फर्क नहीं पड़ता है, आप आराम से निकाल लोगे। बट पहला बार कैलकुलेट करोगे किसमें? आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जूल में बोलेगा तो उसको कन्वर्ट कर लेना। बोलिए, किसी बच्चे को यहां पे कोई दिक्कत है क्या? अब इस एनर्जी के इक्वेशन से हम लोग कुछ कुछ कंक्लूजन निकालने वाले हैं। जैसे जब आप लोग को हम बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा रहे थे तो आपको एक बात बोले थे, बाबू जैसे जैसे न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन दूर जाता है वैसे वैसे उसका एनर्जी भी बढ़ता है। ये बात बताए थे कि नहीं बताए थे? अब यहां पे चेक करके देखते हैं ये फुलफिल होता है कि नहीं होता है। बात समझे? ठीक है, अब यहां पे अगर तुम इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर लेकर के जाओगे, मतलब n का वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा? अरे दूर लेकर के जाएंगे तो पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, तो सबसे दूर कौन होगा? तीसरा। तो बताओ, जैसे जैसे दूर लेकर के जा रहे हैं n का वैल्यू बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो तुम बताओ एनर्जी और n के बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली या इनवर्सली? देखो, अगर ना बाबू देखो, ऊपर ऊपर होता है तो डायरेक्टली बोलते हैं, ऊपर और नीचे होगा मतलब ऊपर और नीचे, तो इसको क्या कहते हैं? इनवर्सली। यानी एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n है या नहीं है? अब अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप इसको बढ़ा दोगे तो ये घटेगा कि नहीं घटेगा? अब तो तुम लोग के साथ में गड़बड़ हो गया। हम क्या बोले हैं कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर लेकर के जाते हैं, ठीक है, तो n का वैल्यू बढ़ेगा। n का वैल्यू बढ़ेगा तो एनर्जी क्या करना चाहिए? घटना चाहिए, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जबकि हम पहले ही स्टेटमेंट में चिल्ला चिल्ला के बोले थे तुम लोग को कि भैया अगर हम इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर लेकर के जाए तो एनर्जी हमेशा क्या करता है? इंक्रीज करता है। ठीक है, बट यहां पे क्या होता हुआ दिख रहा है? डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। अब ध्यान देना बाबू, एनर्जी का फॉर्मूला में एगो माइनस का साइन है। एन को बढ़ाओगे तो एनर्जी जरूर घटेगा, मगर उसका यूनिट क्या होगा बता तो? माइनस। माइनस में घटेगा कि नहीं घटेगा? अब आंसर करना बाबू, -3 बड़ा है कि -2 बड़ा है? इसका मतलब n बढ़ने से एनर्जी जरूर घटता है, बट वो जो घटना है वो किसमें होता है? ठीक है, वो जो घटना होता है वो नेगेटिव में घटता है या पॉजिटिव में घटता है? और नेगेटिव में घटने का मतलब क्या होता है? बढ़ना होता है। नेगेटिव में घटने का मतलब क्या होता है? अरे अगर यहां पे बात करोगे नेगेटिव में घट रहा है मतलब एनर्जी क्या कर रहा है? यही बात हम आपको पहले बताए थे कि नहीं बताए थे? पहला बात प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा बात सुनो आप, ठीक है, हम आपको क्या बोले थे? जब तक इलेक्ट्रॉन किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमेगा ना ही वो एनर्जी को लूज करेगा ना ही वो एनर्जी को गेन करेगा। इसका मतलब एनर्जी कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? अब जैसे अगर हम हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहे हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं? हम फिक्स कर दिया हाइड्रोजन एटम है, तो बाबू क्या Z का वैल्यू चेंज करेगा? बाबू अगर हम एटम को ही फिक्स कर दे, हाइड्रोजन बोल दे, तो क्या Z कभी भी बदलने वाला है? क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सेम होता है कि नहीं होता है? अब तुम सोचो, Z को तुम सेम कर दिए, अब N को भी तुम सेम कर दो, एनर्जी दो ही बात पे तो डिपेंड कर रहा है, Z और क्या? एटम को फिक्स करने से Z हो गया कांस्टेंट। ठीक है, अब ऑर्बिट को भी अगर हम फिक्स कर दे तो N भी कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? अरे अगर ये दोनों कांस्टेंट हो गया तो क्या एनर्जी बदलेगा? नहीं बदलेगा। इसीलिए हम क्या बोले थे, जब तक इलेक्ट्रॉन किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमेगा ना ही वो एनर्जी को लूज करेगा ना ही वो एनर्जी को गेन करेगा। बोलो बात समझे या नहीं समझे? अब आगे सुनो नेक्स्ट, अगर इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे लेकर के जाए, इनफाइनाइट डिस्टेंस यानी n का वैल्यू क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। n का वैल्यू इन्फिनिटी होगा कि नहीं होगा? अब तुम देखो यहां पे z का कुछ भी वैल्यू रख दो और n को इन्फिनिटी कर दो, तो किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करने पे वैल्यू क्या आता है? 0। ठीक है, 0 से डिवाइड करने पे इन्फिनिटी आता है, बट इन्फिनिटी से डिवाइड करने पे क्या आता है? 0। आता है या नहीं आता है? इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे होगा तो उसका एनर्जी कितना होगा सर? 0। उसका एनर्जी कितना होगा? 0। ठीक है, अब यही 3 पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। ठीक है, जो बात आपको हम समझाए,
पहला बात क्या लिखा हुआ है देखो, एज द डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब दूरी का बात हो रहा है, ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस इंक्रीजेस, मतलब जैसे जैसे न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती है, ठीक है, दैट इज वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेस, दूरी बढ़ाओगे तो एन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ठीक है, देन एनर्जी ऑल्सो क्या इंक्रीजेस। देखो एक्चुअली में एनर्जी घटता है, बट घटता माइनस में है, तो हम लोग बोल देते हैं वो क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। आगे सुनो नेक्स्ट, फॉर अ गिवन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के लिए एनर्जी विल बी कांस्टेंट एज लॉन्ग एज वैल्यू ऑफ एन इज कांस्टेंट, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के लिए जो एन का वैल्यू जब तक कांस्टेंट रहेगा, एनर्जी भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। आगे सुनो नेक्स्ट, एट इंफिनिटी, ठीक है, एट इंफिनिटी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी क्या, जीरो, इंफिनिटी पे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या हो जाता है, जीरो। बोलो बात समझ में आया या नहीं आया, चलो, तो ये सारा कहानी था कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी का। अब हम लोग यहां पे कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं, क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन तुमको दिखेगा वो क्या दिख रहा है, इसको देखो, फाइंड आउट, क्या बोल रहा है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। बताइए बच्चा, किसके किसके बीच का रिलेशन बोल रहा है, काइनेटिक, पोटेंशियल और टोटल। बोलो किसी को कोई दिक्कत है इसमें, चलो निकाल करके देखते हैं क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं रिलेशन काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी के बीच में, रिलेशन बिटवीन के ई यानी काइनेटिक एनर्जी एंड टीई यानी क्या होगा, टोटल एनर्जी। बात समझे, ठीक है। अब रिलेशन निकालने के लिए ना जनरल फॉर्मूला का बात करोगे, किसका बात करोगे, जनरल फॉर्मूला। अरे आप लोग को याद है जी, काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ जरा, हाफ एम वी स्क्वायर होता है या नहीं होता है। अरे टोटल एनर्जी निकालने का एक फॉर्मूला ये बताए थे, 1/2, ठीक है, एम वी स्क्वायर, बताए थे कि नहीं बताए थे, यही बताए थे ना। देखो यहाँ पे तुम लोग को लिखा हुआ है, जो मेरा जो टोटल एनर्जी होता है, ठीक है, देखिए ध्यान से, जो यहाँ पे मेरा टोटल एनर्जी है वो -1/2 एम वी स्क्वायर के इक्वल है या नहीं है। अब तुम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, ठीक है, अगर हम यहाँ पे दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं और इसको इक्वेशन क्या बोल देते हैं। अब कंपेयर करने से पहले ना और इसको आसान बना देते हैं, सुनो, इसको दोनों साइड तुम माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। अगर तुम दोनों से साइड माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस ऑफ टोटल एनर्जी होगा कि नहीं होगा, इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अब तुम इसको इक्वेशन नंबर 2 मानो और इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करो, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। यदि हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें तो क्या दिख रहा है, देखो तो दोनों का आरएचएस सेम है कि नहीं है, हाफ एम बी स्क्वायर हाफ एम बी स्क्वायर। तो बाबू अगर किसी दो इक्वेशन का आरएचएस सेम होता है तो एलएचएस सेम होता है कि नहीं होता है, बस। तो हम क्या बोल देंगे बताओ, तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी भैया होगा वो बराबर होगा माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, अरे हाँ या ना, यानी जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो टोटल एनर्जी के इक्वल होगा, बस साइन अलग अलग होगा, ठीक है, यही बोल रहा है ना, ई प्लस, तो ये क्या होगा, अब सुनना ध्यान से, ठीक है, हम बोल रहे हैं कि अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो दोनों बराबर होता है, बस साइन अलग अलग होता है, एक प्लस तो दूसरा क्या होगा, सुनना ध्यान से फिर से, टोटल अगर -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो काइनेटिक कितना हो जाएगा, +3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझे या नहीं समझे। तो अगर तुमको काइनेटिक पता है तो तुम आराम से पोटेंशियल निकाल, सॉरी, अगर टोटल पता है तो आराम से काइनेटिक निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, दोनों बराबर होता है, बस साइन को बदलना है, अरे हाँ या ना, बस कहानी खत्म, ठीक है। अब हम लोग रिलेशन देखते हैं टोटल और पोटेंशियल के बीच में, रिलेशन बिटवीन, ठीक है, किसके किसके बीच का रिलेशन देखने वाले हैं, टोटल एनर्जी एंड, ठीक है, एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब बताना ध्यान से फिर से बच्चे, टोटल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या आप लोगों को ये पता था, -1/2 ZE²/R, ऐसा करके एक फॉर्मूला बताए थे कि नहीं बताए थे। क्या पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला -ZE²/R था या नहीं था। अब इसको भेज दो इधर, ठीक है,
अगर तुम 2 को इधर भेज दोगे तो 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ZE²/R होगा या नहीं होगा? इसको प्यार से इक्वेशन 1 बोल दो, ठीक है, और इसको इक्वेशन 2 बोल दो। वापस से इक्वेशन 1 और 2 को देखने पे क्या लग रहा है? कुछ कॉमन दिख रहा है क्या दोनों में? क्या कॉमन दिख रहा है? RHS क्या है? अरे RHS सेम तो LHS सेम होगा कि नहीं होगा? चलो बहुत अच्छे, ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं बच्चे कि जो मेरा पोटेंशियल एनर्जी होगा वो 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी होगा या नहीं होगा? अब फिर से आप लोग आंसर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? बोलो बच्चा, अगर टोटल एनर्जी -3 है तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा? ठीक है, अगर टोटल एनर्जी, ठीक है, -3 है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? -6। साइन नहीं बदल रहा है, साइन बदल रहा है क्या? बस डबल हो जा रहा है। अगर टोटल -3 तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? -6। काइनेटिक में साइन बदलता है। बोलो किसी को कोई दिक्कत है इसमें? चलो, तो ये था रिलेशन। जो काइनेटिक और टोटल होता है दोनों बराबर होता है। अरे हाँ या ना? तो दोनों बराबर होता है, बस साइन अलग अलग होता है, एक प्लस तो दूसरा। और जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो टोटल एनर्जी के दुगुना होता है। जितना भी टोटल एनर्जी होगा उसका जस्ट डबल कौन होगा? तुम्हारा पोटेंशियल। किसी को कोई दिक्कत? चलो, कभी कभी ना इनके बीच का रेशियो पूछा जाता है। इनके बीच का क्या पूछा जाता है? रेशियो, ठीक है। तो रेशियो बिटवीन, ठीक है, किसके किसके बीच का रेशियो लिख रहे हैं, देखो ध्यान से। टोटल एनर्जी, ठीक है, इज टू काइनेटिक एनर्जी इज टू पोटेंशियल एनर्जी। इन तीनों के बीच का अगर हम रेशियो का बात करें तो रेशियो क्या आ जाएगा? सोचो, ठीक है। जो मेरा टोटल एनर्जी है ये तो सभी को पता है कि हाफ ZE²/R के इक्वल आता है, हाँ या ना? तो यहां से -1/2 ZE²/R आ जाएगा। जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ mv² के इक्वल होता है, तो हम यहां से लिख सकते हैं हाफ mv² के जगह में ZE²/R लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक है। और जो मेरा पोटेंशियल एनर्जी होता है वो पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है बताओ तो? ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो ZE²/R के इक्वल होगा कि नहीं होगा? अब जो कैंसल होने लायक है उसको कैंसल करो, यहां पे भी माइनस का साइन होता है, ये और ये कैंसल होगा कि नहीं होगा? तो रेशियो कुछ ऐसा आ रहा है, -1/2 इज टू 1/2 इज टू -1 आएगा कि नहीं आएगा? एक बात बताओ जी, क्या तुम कभी भी रेशियो को ऐसा फ्रैक्शन के फॉर्म में देखे हो? तो इसको हटाना पड़ेगा कि नहीं हटाना पड़ेगा? तो पूरा को तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 2 से। तो रेशियो ऐसा आएगा कि नहीं? -1 इज टू 1 इज टू -2 आएगा या नहीं आएगा? तुम सोचो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और 2 कटेगा कि नहीं कटेगा? -1 बचा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 और 2 कटेगा तो 1 बचेगा कि नहीं बचेगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आएगा कि नहीं आएगा? तो ये तुम्हारा रेशियो है किसके किसके बीच का बताओ? टोटल, काइनेटिक और पोटेंशियल। यानी सिंपल सा याद रखना है, टोटल के लिए -1 होता है, काइनेटिक के लिए 1 होता है और पोटेंशियल के लिए क्या होता है? -2। बात समझे? ठीक है। इसी को अगर मान लो एग्जाम में तुमको ऐसे दिया, हम सिखाए ऐसे, और तुमको मान ले दिया, दे दिया ऐसे, बताओ बच्चा पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी के बीच का रेशियो क्या है? तो तुमको याद रखना है, अब पोटेंशियल पहले है कि नहीं है? तो पहले -2 को रखेंगे कि नहीं रखेंगे? काइनेटिक बीच में है तो 1 रखेंगे कि नहीं रखेंगे? और टोटल के लिए वापस से -1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो कहीं पे भी अगर तुमको दे, किसी भी सीक्वेंस में दे, तो घबराओगे क्या? नहीं ना। अच्छा, मान लो अगर ऐसे रेशियो दे देता तो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी और यहां पे दे देता टोटल एनर्जी, तब क्या बोलते? काइनेटिक के लिए 1 होता है कि नहीं होता है? -2 होगा कि नहीं होगा? और यहाँ -1 होगा कि नहीं होगा? तो किसी भी तरह से तुमको क्वेश्चन दे, तुम घबराओगे क्या? बोलो किसी को कोई दिक्कत है क्या? मेन आपको क्या याद रखना है कि टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी दोनों एक दूसरे के बराबर, ठीक है, बस साइन अलग अलग होता है, एक प्लस तो दूसरा माइनस, बस कहानी खत्म। ठीक है। और दूसरा आपको क्या याद रखना है कि जो तुम्हारा टोटल एनर्जी होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के दुगुना होता है, यानी जितना भी टोटल एनर्जी होगा उसका जस्ट डबल कौन आएगा? पोटेंशियल एनर्जी। बोलिए किसी को कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन खेला जाए? चलो, पहला सवाल कंप्यूटर स्क्रीन पे, ठीक है।
अब देखो क्वेश्चन अगर बात करोगे तो क्या बोला है, कैलकुलेट एनर्जी, एनर्जी कैलकुलेट करने बोला है कि नहीं बोला है? कौन कौन सा ऑर्बिट के लिए बताओ, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, बोर्स ऑर्बिट ऑफ कौन सा एटम बच्चे? क्या किसी को कोई दिक्कत है इसमें? एक सवाल हम बनाते हैं, बाकी तुम लोग बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? एकदम जल्दी से बनाते हैं, देखना ध्यान से। बाबू हमें एनर्जी निकालने बोला है कि नहीं बोला है? कौन सा ऑर्बिट के लिए बोला है बताओ? फर्स्ट, तो एन का वैल्यू 1 ले लेंगे क्या? एक बात बताओ, हाइड्रोजन एटम बोला है तो जेड का वैल्यू 5 लेंगे ना? क्या लेंगे? 1। गुड, जेड का वैल्यू क्या लेंगे? तो एनर्जी निकालने का फॉर्मूला -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होता है या नहीं होता है? या -13.6 जेड का वैल्यू 1 का स्क्वायर होगा या नहीं होगा? एन स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर होगा या नहीं होगा? तो यहां से एनर्जी का वैल्यू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा या नहीं आएगा? अरे किसी को कोई दिक्कत है इसमें? कोई गलती से यहाँ जूल लिखोगे क्या? क्योंकि इस फॉर्मूला से जो एनर्जी आता है उसका यूनिट क्या होता है सर? किसी को कोई दिक्कत है इसमें? सेकंड और थर्ड के लिए जल्दी से करोगे कि नहीं करोगे? जल्दी से करिए फिर। चलो, तुम लोग बिल्कुल गंदे बच्चे के जैसा अभी तक क्वेश्चन बना लिए होगे। यस सर, अच्छे बच्चे के जैसा कि गंदे बच्चे के जैसा? कौन यस कर रहे थे गंदे बच्चे वाला में? काजल ना? कोई नहीं, अब काजल आज से गंदा बच्चा। चलो, एन का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, जेड अभी भी कितना होगा? एनर्जी निकालने का फॉर्मूला गांव का बच्चा बच्चा को पता होता है, 13.6 जेड स्क्वायर बाय, बहुत अच्छे, 13.6। जेड का वैल्यू 1 का स्क्वायर होगा या नहीं होगा? एन स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 होगा कि नहीं होगा? 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, -3.4 आया कि नहीं आया? अब देखो, पहला ऑर्बिट में एनर्जी -13.6 था, दूसरा ऑर्बिट में -3.4। बढ़ रहा है कि घट रहा है? माइनस में घट रहा है, बट एक्चुअली में क्या कर रहा है? उसी तरह से अगर n का वैल्यू 3 हो जाए तो z का वैल्यू वापस से कितना ले लेंगे सर? तो यहां से जो एनर्जी आएगा वो आएगा -13.6। जेड स्क्वायर का अगर बात करोगे तो अभी भी 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा कि नहीं होगा? 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 10 11 12 13, 4 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो 46 यानी 9 5 जा 45, तो लगभग 1.5 आएगा कि नहीं आएगा? और इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? कोई कोई इसको और आगे कैलकुलेट किए होगे तो 51 आ गया होगा। ठीक है, तो 1.5 में काम चल जाएगा। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत है इसमें? पहला सवाल में किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो, अब दूसरा सवाल। अगर हम दूसरा सवाल का बात करें तो यहाँ पे बोला कैलकुलेट एनर्जी ऑफ थर्ड बोर्स ऑर्बिट ऑफ He+ आयन। क्या ये सवाल में किसी को कोई दिक्कत होगा? एनर्जी कैलकुलेट करने बोला है कि नहीं बोला है? कौन सा आयन के लिए बोला है? कौन सा ऑर्बिट के लिए बोला है? तो पूरा 30 सेकंड का समय है, जल्दी से बनाओ। चलिए, अब तक आप लोगों ने बना लिया होगा। फिर से बोलते हैं, चलो। एन का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ था सर? जेड का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा? एनर्जी निकालने का फॉर्मूला -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होता है क्या? बोलो, किसी को कोई दिक्कत है इसमें? चलो, अब एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा बताओ जरा? 2 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा? 4। एन स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर क्या होगा? चलो, अब इसको जल्दी से कैंसिल करो। 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 10 11 12 13, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 4, यही आ जाएगा ना? 9 5 जा 45, यही होगा ना? अब 15 चौके 60 होता है कि नहीं होता है? यानी -6.0 यानी 6 होगा कि नहीं होगा? यही आंसर आया कि नहीं आया है? बहुत अच्छे। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोला है? कैलकुलेट टोटल एनर्जी। क्या बोला है? टोटल एनर्जी यानी एनर्जी बोल रहा है, काइनेटिक एनर्जी और क्या? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेकेंड बोर्स ऑर्बिट, यानी बोर्स ऑर्बिट दिया है कि नहीं दिया है? ठीक है, ऑफ अ एटम हैविंग एटॉमिक नंबर कितना? 10। ठीक है, तो यहाँ पे 3 सवाल है। क्या क्या है बोलो तो? एक आपको दिया है टोटल एनर्जी यानी एनर्जी निकालना है। तो एक बात बताओ, अगर तुम एनर्जी निकाल लोगे तो काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? अगर तुमको टोटल एनर्जी पता है तो पोटेंशियल निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? अब टोटल एनर्जी निकालने के लिए एन और जेड चाहिए। अरे हाँ या ना? देखो, एन का वैल्यू दिया है कि नहीं दिया है? जेड का वैल्यू दिया है कि नहीं दिया है? कोई दिक्कत होगा जी? बनाइए जल्दी से। चलो,
काफी आसान सा सवाल था, आप लोगों ने बना लिया होगा। चलो देखो बाबू, यहाँ पे सबसे पहले n बताइए, n का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2 दिया है कि नहीं दिया है? और z का वैल्यू साफ साफ तुमको 10 दे दिया है। ठीक है, अब सबसे पहले एनर्जी यानी टोटल एनर्जी निकाल लो। तो -13.6 जेड स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होगा या नहीं होगा? ठीक है, सॉरी 10 का स्क्वायर 100 होगा कि नहीं होगा? n स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होगा कि नहीं होगा? अब इसको देखो, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है, और यहाँ पे 4 4 जा 16, -3.4 आएगा कि नहीं आएगा? -3.4 इंटू 100 तो यानी -340 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा कि नहीं आएगा? तो तुम्हें टोटल एनर्जी मिल गया। टोटल एनर्जी कितना मिल रहा है सर बताइए? -340 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही मिल रहा है ना। अब तुमको टोटल एनर्जी पता है तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? तो 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी होता है कि नहीं होता है? अब 2 इंटू -340 होगा कि नहीं होगा? तो -680 ईवी आएगा कि नहीं आएगा? बस कहानी खत्म, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। अब आता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा बता तो? ठीक है, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, यही होता है कि नहीं होता है? तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टोटल एनर्जी कितना है बताइए जरा? -340, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? 340 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए, इस तरह का सवाल आएगा तो किसी को कोई दिक्कत? पक्का? चलो आगे नेक्स्ट। अब यहां पे क्या बोला है? कैलकुलेट रेशियो ऑफ एनर्जी। फिर से रेशियो वाला क्वेश्चन आ गया। हम बहुत बार आप लोग को रेशियो वाला क्वेश्चन बता चुके हैं। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन को भी ट्राई करिए। आप लोगों ने बना लिया क्या? इतना धीरे साउंड सब लोग नहीं बनाए क्या? बना लिया ना? चलो देखो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ थर्ड बोर्स ऑर्बिट। यानी यहाँ पे N1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है जी? 3, और B3 प्लस आयन यानी इसको हम Z1 बोल देते हैं। तो B3 प्लस का Z का वैल्यू क्या होता है? 4। ठीक है, तो इसका रेशियो निकालना है किसके साथ में? फिफ्थ बोर्स ऑर्बिट यानी N2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5 ऑफ Li प्लस आयन, Li2 प्लस होता है एक्चुअली में। ठीक है, तो यहाँ पे Z का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ? 3, यही होगा ना। अब इसके लिए एनर्जी निकाल लो सर। इसके लिए एनर्जी क्या होगा? -13.6 जेड स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16, n स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या होगा? ठीक है, इसके लिए एनर्जी निकालो। ये एनर्जी किसके लिए है? तो ये एनर्जी है तुम्हारा B3 प्लस के लिए। और यहाँ पे एनर्जी ऑफ Li2 प्लस निकालो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बोलो? यहाँ से आ जाएगा -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर ना। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। ठीक है, 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। तो हमको दोनों के बीच का रेशियो निकालना है, तो चलो रेशियो निकालते हैं। एनर्जी ऑफ B3 प्लस बाई एनर्जी ऑफ Li2 प्लस। ठीक है, चलो रेशियो निकालो। -13.6 तो यहां से इंटू 16/9 आएगा कि नहीं आएगा? डिवाइडेड बाई, यहां पे अगर तुम बात करोगे तो फिर से -13.6 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, इंटू 9/25 आएगा कि नहीं आएगा? अब यहां से जो कैंसिल होने लायक है उसको कैंसिल कर दो। तो -13.6 कटेगा कि नहीं कटेगा? अब इसको यहां से सॉल्व करो तो एनर्जी ऑफ B3 प्लस बाई एनर्जी ऑफ Li2 प्लस कितना आ रहा है देखो जरा। 16 बाई क्या आ जाएगा? 9 इंटू 25 बाई क्या आ जाएगा? 9। अब तुम इसको कर सकते हो सॉल्व। ठीक है, तो 16 यही आएगा ना। ठीक है, तो यहां से अगर बात करोगे 16 5 जा 80 यही होगा ना। ठीक है, 16 2 जा 32 400 और नीचे में 81, यही रेशियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस कोई दिक्कत है इसमें? चलो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है? इफ एनर्जी ऑफ फोर्थ बोर्स ऑर्बिट ऑफ Li प्लस आयन इज x। ठीक है, चौथा बोर्स ऑर्बिट ऑफ Li प्लस आयन का एनर्जी कितना दिया हुआ है? x। तो तुमको एनर्जी निकालना है 6 एक्साइटेड स्टेट में। किसके लिए? He प्लस के लिए। कौन से टर्म में? x के टर्म में। अगर Li प्लस आयन का चौथा ऑर्बिट का जो एनर्जी होगा वो कितना माना जाए? x। तो आप बताओ 6 एक्साइटेड स्टेट ऑफ He प्लस आयन का एनर्जी क्या होगा? किसके टर्म में निकालना है? x के टर्म में। ऐसा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं सिखाया है कि नहीं सिखाया है? जल्दी से ट्राई करो फिर। चलिए, आप लोगों ने बना लिया ना? इसको कैसे सॉल्व करना है देखो ध्यान से। अब यहां पे क्या बोला? एनर्जी ऑफ फोर्थ बोर्स ऑर्बिट ऑफ Li प्लस आयन इज x, यही बोला है ना। चलो, तो यहां से n का वैल्यू कितना है? 4, Li2 प्लस, तो यहां z का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। अब इसका एनर्जी कितना दिया हुआ है बोलो? x।
अब आप सबको पता है एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए। -13.6 जेड स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, एन स्क्वायर 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यही होगा। इसी का वैल्यू क्या दिया हुआ है x, तो 13.6 का वैल्यू आ जाएगा 16x/9, यही आएगा कि नहीं आएगा। और यही तुम्हारा सब जगह कॉमन होता है, इसी का वैल्यू को x के टर्म में निकालना था। अब He+ के लिए निकालना है तो z का वैल्यू कितना बोला है 6 एक्साइटेड स्टेट, यानी x का वैल्यू z का सॉरी यहाँ z का वैल्यू जो होगा He+ आयन, यानी z का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, और n का वैल्यू बाबू 6 एक्साइटेड स्टेट बोला है, मतलब कितना होगा 7। कौन कौन 6 लिखे थे इसमें बताओ तो थोड़ा, आप लिखे थे, और 6 वाले बताओ थोड़ा। अगले बार से ये गलती बिल्कुल नहीं करना। 6th एक्साइटेड स्टेट, हम बार बार बता रहे हैं, एक्साइटेड स्टेट मतलब बढ़ा के लिखना होता है कि घटा करके, बस बहुत अच्छे, ठीक है। तो यहां से अगर तुम बात करोगे तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या आ रहा है बताइए -13.6, ठीक है। जेड स्क्वायर अगर बात करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, एन स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ठीक है 49, यही होगा कि नहीं होगा। तो यहां से एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 के जगह 16x/9 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इंटू 4/49 होगा कि नहीं होगा। अब कुछ कटने लायक है क्या, नहीं, इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो तो यहां आ जाएगा 64x, 9 9 जा 81, 9 4 जा 36, 36 37 38 39 40 41 42 43 44, तो यहाँ पे 44 आएगा कि नहीं आएगा। तो एनर्जी यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है 64x/441। बोलिए किनका किनका ये आंसर आया था, बहुत अच्छे, ठीक है बाबू। बस एक्साइटेड स्टेट वाला में गलती नहीं कर रहा, बात समझे, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट जब भी बोलेगा तो एक घटा करके लिखना। बोलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, सॉरी बढ़ा करके लिखना होता है। बोलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, चलो अब हम लोग कुछ ग्राफ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ देखते हैं। जैसे अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ का बात करें तो सबसे पहला जो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, एनर्जी, ठीक है, वर्सेस जेड स्क्वायर के बीच में। एनर्जी वर्सेस क्या, जेड स्क्वायर। यहां पे एन को कांस्टेंट मान लेंगे, एन को क्या मान लेंगे, कांस्टेंट। बात क्लियर है, ठीक है। अब यहां से अगर बात करोगे तो E इज इक्वल टू -13.6 इंटू 1/n² इंटू जेड स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है कि नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दो, तो E इज इक्वल टू, ई तुम्हारा कौन सा एक्सिस में, यहाँ पे एनर्जी को रखेंगे और यहाँ पे जेड स्क्वायर को रखेंगे, तो ये वाई एक्सिस में है कि नहीं है, ये कांस्टेंट है तो m मान लेंगे। जेड स्क्वायर जो है वो x एक्सिस में है तो y इज इक्वल टू mx होगा कि नहीं होगा। तो यहां से ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा कि नहीं होगा। इस ग्राफ का अगर तुम स्लोप का बात करोगे तो ग्राफ का स्लोप जो होगा वो किसके इक्वल होगा बताओ, -13.6 इंटू 1/n², यही होगा कि नहीं होगा। अब देख लो यहाँ पे ग्राफ का स्लोप और n के बीच में क्या रिलेशन होगा, स्लोप tan थीटा के इक्वल होता है कि नहीं होता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू -13.6 इंटू 1/n² होगा कि नहीं होगा। तो थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n² होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब क्या है बताओ तो, इसका मतलब सिंपल सा यही है ना कि यदि n बढ़ेगा तो थीटा क्या करेगा, बोलो किसी को कोई दिक्कत है इसमें। n को जितना ज्यादा बढ़ाओगे थीटा उतना ज्यादा क्या करेगा। अब तुम बताना ध्यान से, यहाँ पे आंसर करना बाबू। अगर हम यहाँ पे ये ग्राफ ड्रॉ कर ले, ठीक है, किसके किसके, ये तुम्हारा पहला ग्राफ हो गया, ये दूसरा ग्राफ हो गया, एनर्जी और जेड स्क्वायर के बीच में, इसको हम लोग n1 मान लेते हैं और इसको n2 मान लेते हैं। और अगर हम आपसे पूछे बताओ n1 और n2 में कौन ज्यादा होगा और कौन कम होगा, तो हम क्या जानते हैं, इसको θ1 बोल देंगे और इसको क्या बोल देंगे, θ2 बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। अब तुमको साफ साफ दिख रहा है कि भैया θ1 जो है वो बड़ा है और θ2 क्या है, छोटा। अब तुमको पता है थीटा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, ये ज्यादा, मतलब ये क्या होना चाहिए, यानी n का अगर बात करोगे तो n का वैल्यू उसका ज्यादा होगा जिसका एंगल कम होगा, यानी यहाँ पे n2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। बोलो किसी को कोई दिक्कत है इसमें। चलो आगे सुनो, नेक्स्ट एक और ग्राफ हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं। अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे E और 1/n² के बीच में, E और किसके बीच में, 1/n² के बीच में, ठीक है। अब ध्यान देना, तो यहां से हम लोग z को कांस्टेंट मान लेते हैं, z को क्या मान लेंगे, कांस्टेंट। तो यहां से भी अगर तुम ड्रॉ करोगे ना तो सेम ऐसे ही आएगा, E इज इक्वल टू -13.6 z² इंटू 1/n1²,
बात क्लियर है? ठीक है, ये यहाँ पे माइनस, ये यहाँ पे y हो जाएगा, ये कांस्टेंट है तो क्या मान लोगे m, और ये x एक्सिस में तो y इज इक्वल टू mx होगा कि नहीं होगा? यहां से स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा कि नहीं होगा? ठीक है, इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो किसके इक्वल होगा? -13.6 z स्क्वायर होगा या नहीं होगा? हमको ये भी पता है tan थीटा के इक्वल होता है, यानी tan थीटा -13.6 z स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? तो यहां से थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? ये बढ़ेगा तो ये भी क्या करेगा? अब आंसर करना ध्यान से, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, हम वापस से यहाँ पे एनर्जी और n के 1/n² के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, 1/n², ठीक है। ये तुम्हारा दो ग्राफ है, इसको हम Z1 बोल देते हैं और इसको Z2 बोल देते हैं। बताइए किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा और कौन एटॉमिक नंबर कम होगा? तो यहाँ पे आपको पता है थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z, हाँ या ना? यानी जिसका थीटा ज्यादा उसका Z भी ज्यादा होगा, तो यहाँ पे Z1 ग्रेटर देन Z2 होगा या नहीं होगा? बोलो, किसी को कोई दिक्कत है इसमें? पक्का? बस ठीक है। अब तुम लोग को और यहाँ पे कुछ कुछ कॉन्सेप्ट सिखाते हैं जो आगे आप लोग को बहुत हेल्प करेगा, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। अगर हम n को कांस्टेंट कर दे, इफ n इज कांस्टेंट, इफ n इज क्या? तो n को अगर हम कांस्टेंट कर दे तो क्या मिलेगा, इसको देखो। तो एनर्जी निकालने का फॉर्मूला यही होता है, -13.6 z स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा बताओ? n स्क्वायर। अब बाबू अगर ये दोनों कांस्टेंट ही है तो एनर्जी डायरेक्टली z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं होगा? ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर n को कांस्टेंट कर दिया जाए तो एनर्जी बढ़ेगा जैसे जैसे z का वैल्यू बढ़ेगा, यही है ना? अब सुनो ध्यान से, अगर हम बात कर लेते हैं, सुनना ध्यान से, एक एटम है हाइड्रोजन, एक एटम है He+ और एक एटम है Li2+, ठीक है। अब अगर हम यहां पे बात करें तो इसमें n का वैल्यू 2 ले लेते हैं, यहां पे भी n का वैल्यू 2 ले लेते हैं और यहां पे भी n का वैल्यू क्या ले लेते हैं? 3। सेकेंड ऑर्बिट पे इसका एनर्जी को E1 मान लेते हैं, इसको E2 मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं? E3। और तुमको बोलते हैं कि बताओ E1, E2, E3 में कौन ज्यादा होगा और कौन कम होगा। तो तुम यहां ध्यान दो, सबसे पहले n के ऊपर में नजर लगाओ, n यहाँ पे कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? ठीक है, यहाँ पे भी 2 कर दो, तो n यहाँ पे कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? तो यदि n कांस्टेंट हो जाता है तो एनर्जी z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल? यानी z बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगा, हाँ या ना? बताओ इसका z का वैल्यू कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन का 1, हीलियम के लिए क्या होगा? लिथियम के लिए क्या होगा? यानी z जिसका ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा, हाँ या ना? यानी तुम क्या बोल सकते हो? E3 फिर क्या होगा? E2 फिर क्या होगा? इसका मतलब क्या है, ये भी तुम बोल सकते हो किसी भी सेम ऑर्बिट के लिए, ठीक है, जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा एनर्जी उतना ही क्या होगा? ज्यादा। इसका मतलब यह है कि अगर हम पहला ऑर्बिट का एनर्जी कंपेयर करें, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम में, तो किसमें ज्यादा दिखेगा? लिथियम में ज्यादा। बात क्लियर है ना? ठीक है, यानी हर एटम का ऑर्बिट के लिए अगर बात करोगे, ऑर्बिट को फिक्स कर दिया जाए ना, तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे एनर्जी भी क्या करता है? बढ़ता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखना। बात क्लियर है? ठीक है, अब मान लेते हैं z को कांस्टेंट कर दो, z को क्या कर दो? कांस्टेंट। ये तो पहले भी तुमको बताया है, z क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो यदि z को कांस्टेंट कर दिया जाए, ठीक है, तो अपना जो एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n होगा कि नहीं होगा? यानी ये बढ़ेगा तो ये क्या करेगा? यानी अगर हम हाइड्रोजन के लिए बात करें, n का वैल्यू को 1 मान लेते हैं, इस केस में एनर्जी E1 हो गया, n का वैल्यू को 2 मान लेते हैं तो E2 हो गया, n का वैल्यू 3 मान ले तो क्या हो जाएगा? E3। हम तुमसे पूछे E1, E2, E3 में किसका एनर्जी ज्यादा होगा और किसका एनर्जी कम होगा, तो n जैसे जैसे बढ़ेगा एनर्जी क्या करेगा? घटेगा। बट ध्यान देना, ये घटना जो होता है वो नेगेटिव में होता है कि पॉजिटिव में होता है? मतलब एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। यानी n बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगा, बट डिक्रीज किसमें होगा? नेगेटिव में। ठीक है, तो नेगेटिव में डिक्रीज मतलब एनर्जी क्या करेगा? इंक्रीज। यानी z को अगर हम कांस्टेंट कर दे, ठीक है, तो ये बात याद रखना कि एनर्जी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाता है? n ही रहता है, क्योंकि नेगेटिव में ये घट रहा है, घट रहा है मतलब क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। तो n बढ़ेगा तो एनर्जी भी क्या करेगा? यानी सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होगा बताओ? E3। फिर किसका होगा? E2। फिर किसका होगा? E1। बोलो इसमें किसी को कोई दिक्कत है? बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम?
एनर्जी कैलकुलेशन में किसी बच्चे को कोई यहां तक दिक्कत हुआ है क्या? नहीं ना, ठीक है। तो ये था मेरा एनर्जी कैलकुलेशन। उम्मीद है एनर्जी कैलकुलेशन में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, बात समझे? ठीक है, तो इसके आगे अब हम नेक्स्ट बार कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड। बात क्लियर हुआ? ठीक है, तो चलो, थैंक यू।